फरवरी 1963 1962 की इंडो चाइना वॉर को थमे हुए 3 महीने बीत चुके थे। इस युद्ध में मिली हार के बाद भारत अपने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहा था। जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन लद्दाख के पहाड़ों की उस ऊंचाई पर जहां बर्फ में सब कुछ ढका हुआ था, वहां कुछ ऐसा था जो अब तक किसी के सामने नहीं आया था। इसी बीच एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराते हुए रास्ता भटककर चुशुल सेक्टर के रेजांगला पहुंच जाता है। वहां युद्ध के बाद से ही भारी बर्फबारी की वजह से कोई नहीं गया था, लेकिन जब वो गडरिया उस वीरान जगह पर पहुंचा तो उसकी आंखें वही की वही जमी रह गई। चारों तरफ टूटे हुए बंकर थे, बिखरे हुए बुलेट शेल्स थे और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया। वहाँ बर्फ में हर तरफ भारतीय सैनिकों की लाशें जमी पड़ी थी। मौत के बाद भी किसी शहीद जवान के हाथ में अब भी राइफल जस की तस बनी हुई थी और किसी के हाथ ने ग्रेनेड को अब भी ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे वो मौत के बाद भी दुश्मन के छक्के छुड़ा देने को तैयार हो। इस मंजर को देख गडरिया घबराता हुआ नीचे भागा और तुरंत नजदीकी इंडियन आर्मी पोस्ट को इसकी खबर दी। इसके बाद जब सेना के अफसर रेजांगला पहुंचे तो वहां वो अपने जवानों के पार्थिव शरीर देखकर सन्न रह गए। शहीद हो चुके ये वही भारतीय जवान थे जिनकी 3 महीने से कोई खबर नहीं थी। कोई कहता था कि चाइना ने उन्हें युद्धबंदी बना लिया है, तो कोई उन्हें कायर और देशद्रोही बताकर कहता था कि वो डर कर लड़ाई से भाग गए होंगे। लेकिन जब इस इंसिडेंट के बाद सच से पर्दा उठा और बैटल ऑफ रेजांगला की पूरी सच्चाई सामने आई तो पूरे देश की नजरें इन पराक्रमी योद्धाओं के बलिदान के आगे झुक गई। आइए जानते हैं बैटल ऑफ रेजांगला की पूरी कहानी, जिसे इंडियन मिलिट्री के इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक माना जाता है। जब एक इलाके की रक्षा करते हुए लगभग सभी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, आखिर कैसे यहाँ संख्या में केवल 120 होने के बावजूद भारतीय जवानों ने अपनी आखिरी गोली और अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते हुए 3000 से भी ज्यादा चीनियों का मुकाबला करते हुए 1300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। इंडिया और चाइना के बीच जम्मू एंड कश्मीर के अक्साई चिन और नॉर्थ ईस्ट के नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ था। सालों से चला आ रहा ये विवाद एक भयंकर युद्ध में तब बदल गया जब चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 को अचानक भारत पर एक बड़ा हमला कर दिया। भारत अचानक से हुए इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन ने कई मोर्चों पर भारत को पीछे धकेल दिया और महज 4 दिनों के अंदर कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान चीन का ध्यान लद्दाख के ईस्ट में मौजूद चुशुल पर भी था, जो स्ट्रेटेजिकली बेहद अहम इलाका था। यहाँ भारत की एक एयर स्ट्रिप मौजूद थी जो युद्ध के समय सैनिकों और हथियारों की आवाजाही के लिए बेहद जरूरी थी। चुशुल के इस एयर स्ट्रिप की सुरक्षा के लिए रेजांगला एक बेहद की डिफेंस पॉइंट था। रेजांगला वो पहाड़ी दर्रा है जो लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर चीन समय से रेजांगला पर अपना कंट्रोल कर लेता तो उसका केवल चुशुल की एयर स्ट्रिप पर ही नहीं बल्कि इस पूरे सेक्टर पर दबदबा हो जाता। चाइना की इसी संभावित योजना को भांपते हुए भारत ने 24 अक्टूबर 1962 को मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की एक टुकड़ी को चुशुल एयर स्ट्रिप की रक्षा के लिए रेजांगला भेजा। इस टुकड़ी के ज्यादातर जवान हरियाणा से थे और वो अपनी जिंदगी में इतनी ठंड और बर्फबारी का एक्सपीरियंस पहली बार कर रहे थे। यहाँ टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता था, इसलिए ठंड इतनी ज्यादा थी कि कच्ची सब्जियां और फल बाहर निकालने पर कुछ पल में ही जमकर पत्थर बन जाते थे। इस ठिठुरन भरी ठंड में चढ़ाई कर रहे भारतीय जवानों के दांत से दांत बज रहे थे और सांस छोड़ते हुए उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे नाक से निकलती हवा भी जम जा रही हो। परेशानी सिर्फ इतनी नहीं थी, इन जवानों को एक शॉर्ट नोटिस पर जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला से रेजांगला भेज दिया गया था, लेकिन उनके पास ना तो एक्सट्रीम कोल्ड के लिए प्रॉपर गर्म कपड़े थे और ना ही कोई स्पेशल बूट्स थे। रेजांगला की सिचुएशन इतनी जटिल थी कि यहाँ आसपास स्टैब्लिश इंडियन आर्टिलरी और रेजांगला के बीच एक ऊंची पहाड़ी मौजूद थी, जिस वजह से युद्ध के दौरान यहाँ आर्टिलरी सपोर्ट मिल पाना और रीइंफोर्समेंट भेज पाना काफी मुश्किल था। ऐसे हालात में भी भारतीय सैनिकों के पास दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पुरानी और आउटडेटेड .303 राइफल्स थी, जिन्हें हर बार फायर करने के बाद दोबारा मैनुअली रिलोड करना पड़ता था। इन राइफल्स के अलावा उनके पास केवल 9 लाइट मशीन गन्स, 3 2-इंच मोटार्स, 2 3-इंच मोटार्स और 500 हैंड ग्रेनेड्स थे। वहीं दूसरी ओर चाइनीज सोल्जर्स के पास भारत से कई गुना एडवांस 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल्स थी, साथ ही मीडियम मशीन गन्स, 120 mm मोटार्स, 132 mm रॉकेट्स और रिकॉइललेस राइफल्स जैसी ताकतवर वेपनरी थी। रेजांगला पहुंचने के बाद मेजर शैतान सिंह ने अपने 120 जवानों को 3 प्लेटून्स में बांट दिया। 35 सोल्जर्स वाली प्लेटून 7 नॉर्थ के फॉरवर्ड स्लोप पर नायब सूबेदार सुरजा राम की अगुवाई में तैनात की गई। 40 सोल्जर्स की प्लेटून 8 सदर्न एरिया में नायब सूबेदार हरिराम के नेतृत्व में
मोर्चा संभाले थी और 40 सोल्जर्स वाली प्लेटून 9 प्लेटून 7 के साउथ वेस्ट में कैप्टन रामचंद्र यादव के नेतृत्व में तैनात की गई। इन तीनों प्लेटून्स को लीड करने के लिए एक सेंट्रल कमांड पोस्ट बनाई गई जहां खुद मेजर शैतान सिंह तैनात थे। इस कमांड पोस्ट के करीब 150 यार्ड्स पीछे मोटार्स टीम को एस्टैब्लिश किया गया जिसे नायक राम कुमार लीड कर रहे थे। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के इन जवानों के लिए इन बर्फीली पहाड़ियों में बिना खास गर्म कपड़ों और बिना अच्छे खाने के हर दिन गुजारना भी एक युद्ध लड़ने जैसा ही था। इंडो चाइना वॉर को शुरू हुए कई हफ्ते बीत चुके थे और दूसरे मोर्चों पर घमासान जारी था, लेकिन रेजांग ला में अभी तक चाइना की तरफ से कोई सीधी कार्रवाई नहीं हुई थी। मेजर शैतान सिंह हर रोज सभी प्लेटून्स का दौरा करते और जवानों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करते। इस दौरान दूसरे मोर्चों से आ रही युद्ध की खबरें ये जवान ऑल इंडिया रेडियो पर सुना करते थे। जैसे ही किसी मोर्चे पर चाइना के भारी पड़ने की खबर मिलती, 13 कुमाऊं के जवानों का खून खौल जाता। वो इसकी चर्चा अपने कमांडर मेजर शैतान सिंह से करते हुए कहते, साहब जब हमें युद्ध का मौका मिलेगा तो हम जमकर लड़ेंगे। इस पर मेजर शैतान सिंह केवल मुस्कुरा देते। इसके बाद 17 नवंबर की रात यहाँ एक बर्फीला तूफान आया। उस तूफान के बाद फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इसी खामोशी में हजारों चीनी घुसपैठिए भी लगातार भारतीय सैनिकों के करीब बढ़ते जा रहे थे। अभी अगली सुबह का उजाला हुआ भी नहीं था कि चाइना की तरफ से कुछ हलचल शुरू हो गई। तीनों प्लेटून के जवानों ने जब अपने बाइनोकुलर से नजरें दौड़ाई तो उन्हें कुछ किलोमीटर की दूरी पर चाइना की ओर से एडवांस वेपन और जवानों से खचाखच भरी 32 सैन्य गाड़ियां तेजी से रेजांग ला की ओर आती दिखी। जब तक भारतीय सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही सुबह के 3:30 बजे चीन की तरफ से एक लंबा बर्स्ट आया जिसकी गूंज से पूरा पहाड़ी इलाका कांप उठा। मेजर शैतान सिंह को तुरंत बताया गया कि प्लेटून 8 के सामने से दुश्मन का हैवी फायर आया है। ठीक 4 मिनट बाद नायब सूबेदार हरिराम ने भी उन्हें अपनी पोस्ट से रेडियो पर खबर दी कि करीब 30 चीनी सिपाही हमारी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद मेजर शैतान सिंह ने अपने सभी जवानों को पोजीशन लेकर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही चाइनीज सोल्जर्स भारतीय जवानों की फायरिंग रेंज में आए, उन्होंने बिना देर किए उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। केवल 10 मिनट की गोलीबारी में कई चीनी सैनिक मारे गए और कई कर पीछे भाग गए। सबको लग रहा था कि पहला खतरा टल गया है, लेकिन असल में ये एक बड़े हमले से पहले की खामोशी थी। भारतीय जवान थोड़े रिलैक्स हुए ही थे कि तभी चाइना की तरफ से सीधा भारतीय पोस्ट के एक 3 इंच मोटार पर एक जोरदार बर्स्ट हुआ। एक ही झटके में मोटार तहस नहस हो गया और 3 भारतीय जवान इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। अपने 3 साथियों की शहादत की खबर ने मेजर शैतान सिंह को झकझोर कर रख दिया। उन्हें जल्द ही स्थिति का अंदाजा हो गया कि दुश्मन भारी मात्रा में एडवांस वेपन्स के साथ आया है। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को एक रेडियो मैसेज भेजा, रेजांग ला पर चीन की सेना हमला कर चुकी है, हमें तुरंत रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। उनके इस संदेश पर दूसरी तरफ से जवाब आया, इस वक्त रीइंफोर्समेंट मुमकिन नहीं है और आगे भी हम कोई मदद नहीं भेज पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा आप अपने जवानों के साथ पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाए। यानी इस मौके पर अगर मेजर शैतान सिंह चाहते तो वो अपनी और अपने जवानों की जान बचाने के लिए पोस्ट छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह की रगों में देश प्रेम और बहादुरी का वो लहू दौड़ता था जिसे रणभूमि में पीठ दिखाना मंजूर नहीं था। सीनियर ऑफिसर्स के आदेश के बाद भी उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश की रक्षा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सभी जवानों को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम केवल 120 है, हमें दुश्मनों की सही संख्या मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है वो हजारों में हो। युद्ध में हमारे गोला बारूद कम पड़ सकते हैं, आगे हमें कोई मदद भी नहीं पहुंचाई जाएगी, इसलिए आप में से जो कोई भी अपनी जान बचाना चाहता है वो पीछे हट सकता है, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक यही रहकर दुश्मन का मुकाबला करूंगा। अपने कमांडर की इस बात पर वहाँ मौजूद सभी भारतीय जवानों ने एक साथ जोश भरे स्वर में कहा, साहब हम मर जाएंगे लेकिन ये पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। मेजर शैतान सिंह को अपने साथी जवानों की इस बहादुरी पर गर्व था। इसके बाद उन्होंने चीन की सेना का ढंग से मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई। गोलियों और हथगोले की कमी को देखते हुए ये तय हुआ कि हर गोली तभी चलाई जाएगी जब उससे किसी चीनी सैनिक का मरना कंफर्म हो, और जैसे ही कोई चीनी सैनिक मारा जाए तुरंत उसके हथियार छीन लिए जाए ताकि गोला बारूद की कमी पूरी की जा सके। उधर चीन को लग रहा था कि उसके पहले हमले और यहाँ उसके सैन्य बल को देखते हुए इंडियन सोल्जर्स अब तक पोस्ट छोड़कर भाग चुके होंगे, लेकिन चीनी सैनिकों को कहां पता था कि आज उनका सामना मेजर शैतान सिंह और उनके जाबाजों से होने वाला है, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन जीते जी उन्हें उनकी पोस्ट से 1 इंच भी पीछे हटा पाना नामुमकिन है। 18 नवंबर की सुबह 4 बजे चाइना ने फिर से एक हमला किया। इस बार हमला प्लेटून 7 की पोजीशन पर हुआ था। मेजर शैतान सिंह को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने आदेश दिया कि जैसे ही चीन सैनिक उनकी फायरिंग रेंज में आ जाए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाए। इसके बाद जैसे ही चीनी सैनिक 300 गज की रेंज में आए, भारतीय जवानों ने उन पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां दुश्मन की लाशें बिछ गई और एक बार फिर से कुछ ही मिनटों में दुश्मन को उल्टे पांव पीछे लौटना पड़ा। इस जीत से प्लेटून 7 में खुशी का माहौल था।
उन्होंने मेजर शैतान सिंह तक ये खबर पहुंचाई, सर दुश्मन की ओर से फायरिंग शांत हो चुकी है और हम इस बार भी जीत चुके हैं। लेकिन मेजर शैतान सिंह दुश्मन की रणनीतियों को भांप चुके थे। उन्होंने तुरंत अपने जवानों को सतर्क करते हुए कहा, युद्ध को खत्म मत समझो, वो फिर आएंगे। उनका अनुमान कुछ ही देर में सच साबित हुआ और सुबह के 4:55 पर चीन की तरफ से एक और बड़ी हलचल शुरू हो गई। प्लाटून 7 से नायब सूबेदार सुरजाराम ने फिर से मेजर शैतान सिंह को संदेश भेजा, सर चाइना की तरफ से एक बड़ा हमला आता दिख रहा है। लगभग 400 दुश्मन सैनिक तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में प्लाटून 8 से भी सूचना आई कि चोटी की तरफ से करीब 800 चीनी सैनिक उनकी तरफ भी आ रहे हैं। चाइना की ओर से ये दिन का तीसरा और फुल फ्रंटल अटैक था। भारतीय सैनिकों ने भी अपनी अपनी पोजीशन से मोर्चा संभाल लिया। मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को इस बार केवल राइफल से ही नहीं बल्कि लाइट मशीन गन्स, मोर्टार और ग्रेनेड से भी जवाब देने का आदेश दिया। उन्होंने लगातार घटते एम्यूनिशन को देखते हुए जवानों को सख्त निर्देश दिया कि एक भी गोली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। फायर तभी किया जाए जब दुश्मन उनकी रेंज में हो। भारतीय जवानों ने इस बार भी इतनी बहादुरी और सटीकता से चीनी सिपाहियों का सामना किया कि कुछ ही मिनटों के अंदर कई चाइनीज सोल्जर्स मारे गए और बाकियों को एक बार फिर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस बार चीनी सैनिकों को फिर से हमला करने के लिए एकजुट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। बार बार के नाकाम हमलों के बाद चीन के सैनिकों ने इस बार अपनी प्लानिंग में बदलाव किया। छोटे छोटे हमले करके वो पहले ही भारतीय सैनिकों के पास मौजूद एम्यूनिशन के एक बड़े भाग को खत्म करवा चुके थे और जहां अब तक चीन के सैकड़ों सैनिक मारे गए थे तो वहीं भारत की तरफ से दर्जनों जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में जैसे ही उन्हें भारत की ओर से गोलीबारी कम होती दिखी, उन्होंने इस बार चोटियों की आड़ लेकर भारतीय जवानों पर गोलीबारी की जगह मोर्टार फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी होने लगी। रात के अंधेरे में ऊंचाई पर होने की वजह से भारतीय जवानों को दुश्मन के निशाने से बचने में मदद मिल रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह के 6:25 हुए, चारों तरफ हल्का हल्का उजाला होने लगा। इस रोशनी की वजह से भारतीय पोस्ट और उनके हथियारों की पोजीशनिंग दुश्मन को दूर से ही साफ साफ दिखने लगी। इसके बाद चाइनीज सोल्जर्स ने न केवल मोर्टार से गोलीबारी की बल्कि वो बीच बीच में भारतीय जवानों पर RCL बॉम्ब भी फेंक रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर में भारत की मोर्टार पोस्ट बुरी तरह से बर्बाद हो गई। प्लाटून 7 और प्लाटून 8 जो फ्रंट पर थी, उनके काफी जवान देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। जो जिंदा बचे थे वो गंभीर रूप से घायल थे। ऐसे हालात में मेजर शैतान सिंह ने अपने बचे हुए जवानों को एक ऑपरेशनल ऑर्डर दिया, लास्ट मैन लास्ट राउंड, यानी आखिरी आदमी अपनी आखिरी गोली तक युद्ध जारी रखेगा। चूंकि प्लाटून 7 की पोजीशन रणनीतिक रूप से काफी अहम थी और यहाँ भारत की ओर से भारी नुकसान हो चुका था, इसलिए प्लाटून 9 के जवानों को प्लाटून 7 की पोजीशन पर तैनात कर दिया गया। इस दौरान मेजर शैतान सिंह भी अपने साथी की शहादत के बाद खाली पड़े LMG पोस्ट पर तैनात हो गए। उन्होंने वहाँ से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ देर तक दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होती रही। चूंकि यहाँ भारतीय फौज को कोई भी आर्म सप्लाई नहीं हुई थी, इसलिए अब तेजी से जवानों की गोलियां खत्म हो रही थी। ऐसे में कुछ जवानों ने दुश्मन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर दी। भारतीय सैनिक चीनियों को पहले अपने करीब आने देते और फिर उनके पास आते ही अपनी राइफलों के बेनेट से चीनियों पर टूट पड़ते। लेकिन चाइनीज सोल्जर्स के जैकेट्स इतने मोटे थे कि बेनेट का उन पर खास असर नहीं हो रहा था। ऐसे में अच्छे कदकाठी के कुछ भारतीय जवानों ने उन्हें अपने शारीरिक बल से पछाड़ना शुरू कर दिया। इनमें से कई ऐसे थे जो सेना में भर्ती होने से पहले अपने गाँव में कुश्ती लड़ते थे। लैंस नायक सिंह राम और उनके भाई नायक गुलाब सिंह भी पहलवान थे और युद्ध के मैदान में उनकी पहलवानी आज चीनियों के लिए जानलेवा साबित हो रही थी। दोनों भाई एक साथ दो चीनियों को गर्दन से पकड़कर आपस में टकरा देते और कभी उन्हें जमीन पर पटक कर धराशाही कर देते। इधर मेजर शैतान सिंह मोर्चे पर डटे हुए थे। वो बीच बीच में दौड़ दौड़ कर अपने जवानों को मैदान में डटे रहने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे। इस बीच उन्हें हाथ में गोली लग गई और एक चाइनीज स्प्लिंटर उनके कंधे को चीरता हुआ निकल गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पट्टी करवाकर दोबारा युद्ध मैदान में आ धमके। कुछ देर बाद उनका हाथ इतना ज्यादा डैमेज हो गया कि वो ठीक से राइफल भी नहीं चला पा रहे थे। इसलिए उन्होंने रस्सी के सहारे मशीन गन को पैरों में बांध लिया और चीनी सैनिकों पर गोलियां बरसाने लगे। दुश्मन उनका ये जज्बा देखकर सन्न रह गया। चीनी सैनिकों को इस बात ने चौंका दिया था कि आखिर एक जवान किस बहादुरी तक जाकर लड़ सकता है। दुश्मन को समझ आ चुका था कि जब तक मेजर शैतान सिंह मैदान में टिके हैं, भारतीय जवानों का हौसला यूं ही बरकरार रहेगा। इसलिए इसके बाद चीनी सैनिक मिलकर मेजर शैतान सिंह को निशाना बनाने लगे। कुछ ही मिनट बाद दुश्मन का एक बर्स्ट उनके पेट में जा लगा और पेट से खून का फवारा निकल पड़ा। अपने कमांडर की हालत देखकर CHM हरफूल सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर अपनी लाइट मशीन गन से उस चीनी सैनिक को निशाना बनाया जिसने मेजर शैतान सिंह पर बर्स्ट फायर किया था। लेकिन इस जवाबी हमले में खुद हरफूल सिंह को भी दुश्मन की गोली लग गई। उन्होंने अपने प्राण त्यागने से पहले चिल्लाते हुए कैप्टन रामचंद्र से कहा कि किसी भी कीमत पर मेजर साहब को दुश्मन के हाथ मत लगने देना। बर्स्ट लगने की वजह से मेजर शैतान सिंह के शरीर से काफी खून बह चुका था।
उनके पेट में भयंकर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने कैप्टन रामचंद्र से कहा, रामचंद्र मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरी बेल्ट खोल दो। लेकिन जब रामचंद्र ने उनके वर्दी के अंदर हाथ डाला तो उन्हें महसूस हुआ कि मेजर शैतान सिंह की आंतें बाहर आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने उनकी बेल्ट नहीं खोली। दुश्मन की ओर से अब भी लगातार मोर्टार फायरिंग जारी थी। चारों ओर तबाही मची हुई थी। भारतीय सैनिकों के तंबू जलकर खाक होने लगे थे और भारत की ओर से ज्यादातर जवान शहीद हो चुके थे। ऐसे में रामचंद्र के दिमाग में हरफूल सिंह की वो बात बार बार दौड़ रही थी कि मेजर साहब को चीनियों के हाथ मत लगने देना। रामचंद्र ने सबसे पहले अपने पास मौजूद सभी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चला दिए और फिर अपने कुछ साथियों की मदद से मेजर शैतान सिंह को पीठ पर लाद कर वहां से करीब 800 मीटर दूर ले गए और एक बड़े पत्थर के पास लाकर उन्हें लिटा दिया। मेजर शैतान सिंह युद्ध क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका शरीर अब लड़ने की हालत में नहीं बचा था। शरीर से लगातार रिश्ते खून की वजह से वो बार बार बेहोश हो रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने दुश्मन को लाइट मशीन गन से निशाना बनाने के लिए अपनी पोजीशन ले ली। उन्होंने दुश्मन पर वार करते हुए अपनी सांस टूटने से पहले रामचंद्र से आखिरी बात कही, तुम मेरा एक कहना मान लो, फौरन अपनी पोस्ट पर लौट जाओ, अपने साथियों को बंदी होने से बचाओ और हो सके तो बटालियन हेडक्वार्टर्स जाकर सीओ साहब को बताना कि हमारी कंपनी ने ये युद्ध किस बहादुरी के साथ लड़ा है। बस इतना कहकर सुबह के करीब 8:15 बजे मेजर शैतान सिंह अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद रामचंद्र फिर से मोर्चे पर लौटे और अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर दुश्मन से लड़ने लगे, लेकिन चीनी सेना की भारी संख्या और उन्हें मिल रही हथियारों की सप्लाई के आगे वो और उनके बचे हुए साथी दुश्मन का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर सके। अब तक मेजर शैतान सिंह समेत कुल 114 भारतीय सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे। अब मैदान में यहाँ केवल 6 भारतीय सैनिक जिंदा थे, लेकिन अब तक वो भी बेहद गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इसी के चलते जल्द ही कैप्टन रामचंद्र समेत सभी जिंदा बचे 6 के 6 जवानों को चीनी सैनिक बंदी बनाकर अपनी मिलिट्री पोस्ट में ले गए। इन 6 जवानों में से निहाल सिंह सबसे ज्यादा होश में थे और उन्होंने तय किया कि वो दुश्मन के चंगुल से भाग निकलेंगे। बंदी बनाए जाने की अगली ही रात निहाल सिंह पहरे पर तैनात चीनी सिपाहियों को चकमा देकर वहां से भाग निकले। रात के अंधेरे में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय सीमा में दाखिल होने का रास्ता किस तरफ से है, लेकिन इसके बावजूद वो एक अनुमान पर एक ही दिशा में लगातार भागते रहे। कुछ देर बाद जब चाइनीज सोल्जर्स को उनके भागने का पता चला तो उन्होंने निहाल सिंह को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दुश्मन की फायरिंग के वक्त वो उनसे केवल 500 मीटर की दूरी पर थे और ऐसे में उनकी जान हलक में आ गई, लेकिन उन्होंने भागना नहीं छोड़ा। कुछ दूर और चलने के बाद वहाँ उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया जो रेजांग ला में भारतीय सैनिकों की पोस्टिंग के दौरान वहाँ आया करता था। उस कुत्ते को देखकर निहाल सिंह को काफी हौसला मिला और उन्हें लगा कि ये कोई संकेत है। जब कुत्ते ने एक दिशा में चलना शुरू किया तो वो उसी को फॉलो करने लगे और आखिरकार नीचे मौजूद भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुँचने में कामयाब हो गए। निहाल सिंह आज भी मानते हैं कि उस कुत्ते के रूप में भगवान ने उनकी मदद करने के लिए किसी फरिश्ते को भेजा था। आगे रामचंद्र और उनके 3 साथी भी किसी तरह से चाइनीज सोल्जर्स के चंगुल से निकलकर बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचने में सफल रहे, लेकिन दुर्भाग्य से एक सैनिक की चाइना के प्रिजन हाउस में ही मौत हो गई। 13 कुमाऊं के केवल 120 जवानों ने बर्फीली पहाड़ियों से ढके रेजांग ला के बैटलफील्ड में चाइनीज सैनिकों का इतनी बहादुरी से मुकाबला किया था कि उन्होंने चाइना की तरफ से आई करीब आधी टुकड़ी का सफाया कर दिया था। साथ ही चीन के सैकड़ों सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अगर भारत के उन 120 वीर जवानों के पास बेहतर राइफलें, भरपूर गोला बारूद, बर्फ से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े और जरूरी आर्टिलरी सपोर्ट होता तो ये बहादुर जवान न जाने चीन की सेना का और कितना बुरा हश्र करते। जहां 1962 के इस इंडो चाइना वॉर में दूसरे मोर्चों पर चाइनीज सोल्जर्स एक आसान जीत हासिल कर रहे थे, वहीं रेजांग ला पर भारतीय जवानों ने उन्हें कई घंटों तक एंगेज करके न केवल उनके बड़ी तादाद में सैनिकों को मार गिराया, बल्कि उनके वॉर एम्यूनिशन के एक बड़े हिस्से को भी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इतनी बड़ी क्षति के बाद चाइनीज सोल्जर्स अपने मेन ऑब्जेक्टिव चुशुल की स्ट्रिप को कब्जाने की हिम्मत नहीं कर सके और जीत के बावजूद वो अपने मकसद में बिना कामयाब हुए पीछे की ओर लौट गए। इस बैटल के केवल 3 दिन बाद चाइना ने सीज फायर की भी घोषणा कर दी और दोनों देशों के बीच एक महीने से चला आ रहा लंबा युद्ध भारत की हार के साथ समाप्त हो गया। रेजांग ला बैटल को इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जहां एक इलाके की रक्षा करते हुए लगभग सभी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन वीरों के बलिदान को देश ने लंबे समय तक अनदेखा किया। 120 में से जो 5 सैनिक लौट कर आ गए थे, उन्होंने बटालियन हेडक्वार्टर में अपने सीनियर ऑफिसर्स को युद्ध की पूरी सच्चाई बताई कि रेजांग ला में दुश्मन से मुकाबला करते हुए उन 5 के अलावा उनकी टुकड़ी के सारे जवान शहीद हो गए हैं। आगे उन जवानों ने सीनियर ऑफिसर्स को यह भी बताया कि रेजांग ला पर उन्होंने और उनके साथी जवानों ने 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था।
ऐसे में वहाँ मौजूद 2-3 ऑफिसर्स को छोड़कर किसी को भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्हें यही लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उन्हें कोर्ट मार्शल की धमकी देते हुए उनके खिलाफ एक जांच कमेटी बनाई गई। अपनों से मिले अपमान ने जिंदा वापस लौटे जवानों का दिल तोड़कर रख दिया। यहाँ तक कि समाज भी उन्हें शक की निगाहों से देखने लगा। किसी ने उन्हें भगोड़ा कहा तो किसी ने देशद्रोही। इतना ही नहीं, उनके बच्चों तक को स्कूलों से निकाल दिया गया। जहाँ इस बैटल से जिंदा बचे 5 सैनिकों को बदनामी से गुजरना पड़ रहा था, तो वही बाकी शहीद हुए सैनिकों की भी कोई खोज खबर नहीं ली गई और उनके पार्थिव शरीर करीब 3 महीने तक बर्फ पर यूं ही पड़े रहे। लड़ाई खत्म होने के बाद वहाँ भारी बर्फबारी हुई थी, जिस वजह से उस इलाके को नो मैन्स लैंड घोषित कर दिया गया था और इसलिए वहाँ कोई लोकल भी नहीं जा पाया था। लेकिन युद्ध खत्म होने के करीब 3 महीने बाद फरवरी 1963 में एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराते चराते रास्ता भटक गया और रेजांगला पहुंच गया। उसने यहाँ हाथों में राइफल और ग्रेनेड लिए कई भारतीय जवानों के शवों को देखकर तुरंत नजदीकी इंडियन आर्मी पोस्ट तक इसकी सूचना दी। इसके बाद 10 फरवरी 1963 को इंडियन आर्मी का एक जांच दल ब्रिगेडियर टी.एन. रायना के नेतृत्व में रेड क्रॉस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ रेजांगला पहुंचा। बर्फ से ढकी उन पहाड़ियों में जहां कभी बंकर और मोर्चे थे, वहां अब सिर्फ वीरता की खामोश गवाही बची थी। चीनी गोलाबारी से तबाह हो चुके मोर्चों के पास बिखरे रेत के बोरे, गोलियों और बमों के टुकड़े और हर तरफ युद्ध की तबाही का मंजर था। कुछ सैनिकों के शव गोलियों और छर्रों से छलनी होकर अब भी वहाँ वैसे के वैसे पड़े थे। उनके हाथों में अब भी उनकी राइफलें थी, ग्रेनेड थे, जैसे मरते दम तक वो लड़ते रहे हो। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल धैया के हाथ में अब भी पट्टी और मॉर्फिन की सिरिंज थी। उन्होंने अपनी जान एक घायल साथी की जान बचाते हुए गंवाई थी। किसी भी जवान की पीठ पर गोली नहीं लगी थी और हर एक ने सीने पर गोली खाई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश नहीं की थी। मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर अब भी एक बड़े पत्थर के सहारे वैसा ही टिका हुआ था जैसा उनके साथी कैप्टन रामचंद्र छोड़कर गए थे। उनके पैरों में अब भी रस्सियों से बंधी LMG थी और उंगली ट्रिगर पर अब भी वैसी की वैसी जमी हुई थी। जब ब्रिगेडियर टी.एन. रायना ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो वो अपने आंसू रोक नहीं सके। उन्हें और उनके साथ मौजूद जवानों को एक गिल्ट भी खाया जा रहा था कि उन्होंने क्यों 3 महीने तक अपने इन शहीद साथियों की तलाश नहीं की। 13 फरवरी तक 114 में से कुल 97 जवानों के शव मिल सके। कुछ जवानों के हाथों से उनके हथियार तक नहीं निकाले जा सके क्योंकि वो इतनी मजबूती से उन्हें थामे हुए थे कि उनकी उंगलियां काटनी पड़ी। 96 सैनिकों का वही अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। ब्रिगेडियर टी.एन. रायना ने खुद अपने हाथों से इन सभी सैनिकों के शवों को सामूहिक चिता की अग्नि दी। इस मार्मिक दृश्य को देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और वो उनकी वीरता को याद कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके जोधपुर स्थित घर भेजा गया। भारतीय सेना के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब किसी शहीद का शरीर घर भेजा गया था। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। हर गली, हर नुक्कड़, हर छत पर खड़े होकर हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा को नम आंखों से देख रहे थे। आंखों में भले ही आंसू थे, लेकिन सभी का सीना गर्व से चौड़ा था क्योंकि वो अपने शूरवीर को अंतिम विदाई दे रहे थे। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इन जवानों के बलिदान को स्वीकारते हुए मेजर शैतान सिंह को युद्ध क्षेत्र में अद्भुत पराक्रम दिखाने और उनके शानदार नेतृत्व के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। इसके अलावा तीनों प्लेटून कमांडर्स नायब सूबेदार हरिराम, नायब सूबेदार सुरजाराम और कैप्टन रामचंद्र और उनके साथ नायक राम कुमार, नायक गुलाब सिंह, लैंस नायक सिंह राम, नायक हुकुम चंद और नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल धैया को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही CHM हरफूल सिंह, हविलदार जय नारायण, हविलदार फूल सिंह और सिपाही निहाल सिंह को सेना मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 13 कुमाऊं रेजिमेंट को बैटल ऑनर रेजांगला और थिएटर ऑनर लद्दाख जैसे प्रेस्टिजियस टाइटल से नवाजा गया। यहाँ तक कि चाइनीज आर्मी भी उनकी वीरता से इतनी प्रभावित हुई थी कि रेजांगला से लौटते समय उन्होंने भारतीय जवानों के शवों के पास अपनी राइफल्स उल्टी गाड़ कर उन पर सम्मान के प्रतीक के रूप में अपनी टोपी रख दी थी। साल 1963 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने चुशुल में रेजांगला वॉर मेमोरियल बनवाया, जिन पर यहाँ शहीद हुए सभी 114 वीर जवानों के नाम अंकित है। यह स्मारक आज भी हर भारतीय को याद दिलाता है कि देश की मिट्टी को बचाने के लिए किन वीरों ने अपना लहू बहाया था।